यूएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक शॉर्ट सिलेबस है इसका, बाकी सब्जेक्ट के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें। और ये इसका मैंने बहुत से एडवांटेजेस बताए थे इसके कि ये बाकी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे करंट अफेयर्स के साथ या पाकिस्तान अफेयर के साथ या बाकी इस तरह के जो आईआर और पॉलिटिकल साइंस जो मेजर सब्जेक्ट्स है 200 मार्क्स की, इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। इसमें जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बना दूं। इसमें जो बेसिक फैक्ट्स है यूएसए के बारे में वो मैं आपको पहले बता दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जुलाई 1776 को मनाया जाता है। ये इसका इंडिपेंडेंस डे है। और जो यूनाइटेड स्टेट में टोटल जो स्टेट्स मौजूद है वो 50 स्टेट्स मौजूद है। कुछ लोग इसको 51 स्टेट्स मानते हैं कंसिडर करके, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टोटल स्टेट्स जो है यूएसए में वो 50 स्टेट्स मौजूद हैं। वो जो 51 कंसिडर करते हैं वो इसमें जो कैपिटल होता है उसको भी उसमें शामिल करता है कि ये भी एक स्टेट है, क्योंकि कैपिटल स्टेट नहीं होता, वो डिफरेंट टेरिटरी कैपिटल टेरिटरी होती है। 48 स्टेट जो है टोटल, 50 में 48 स्टेट जो है वो अमेरिकन मेनलैंड पे है। जो 2 स्टेट्स है वो एक रशिया के साथ कनेक्टेड है और एक जो अलास्का है वो रशिया के साथ कनेक्टेड है, और एक स्टेट जो है हवाई वो पैसिफिक ओशन में है। ये अमेरिकन लैंड में ये दो जो स्टेट्स है वो मौजूद नहीं है मेनलैंड पे। ये दो स्टेट डिफरेंट है, सेपरेट है अमेरिकन लैंड से। और थर्ड चीज जो है वो यूएसए में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो फुल अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का वो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिप्रेजेंटेशन के बारे में है कि अगर कोई सिटीजन यूएसए का हो तो उसके पास जो स्टेट की सिटीजनशिप है और कंट्री एज अ होल सिटीजनशिप दोनों होनी चाहिए। आपके पास स्टेट का भी सिटीजनशिप होनी चाहिए और कंट्री एज अ होल भी होनी चाहिए। जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है यूएसए का वो अलास्का है। मतलब एरिया वाइज जो मेजर लार्जेस्ट स्टेट है वो अलास्का है, और एरिया वाइज जो स्मॉल स्टेट है वो रोड आइलैंड है। और टोटल एरिया जो है वो 36,15,211 स्क्वायर माइल्स है। ये थोड़े से मैंने बेसिक फैक्ट्स बताया आपको यूएसए के बारे में। इसके बाद जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। जो भी आपने हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक होती है लैंड और उसके साथ पीपल। ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो भी आपने हिस्ट्री पढ़नी हो। जब भी लोग किसी लैंड को कनकर करते हैं तो वहां पे हिस्ट्री जन्म लेती है। इसके बाद हिस्ट्री जो अराइज होती है वो मैंस के अचीवमेंट से होती है। जहां पे भी लोग जाते हैं वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं
वहाँ पे हिस्ट्री जन्म लेती है। क्योंकि वहाँ पे ये लोग अपने लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक प्रोफ़ेसर है वुडबर्न, उसने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दी है। मैं आपको ये जो 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, मैं आपको ये एक सिंपल अल्फाज में बता दूँ। वो ये कह रहा है कि जो भी कंट्री एक जब भी वो सुपर पावर बनने की कोशिश करेगा, वो इस तरह नहीं बनेगा। उसके पास एक अच्छी क्लाइमेट होनी चाहिए। उसके पास जो स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन अच्छी होनी चाहिए। उनके पास अच्छे माउंटेन्स होने चाहिए। इस तरह से आप हिस्ट्री अराइज़ होती है, हिस्ट्री क्रिएट होती है। ये जो प्रोफ़ेसर वुडबर्न के 2 स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बता दी। वो ये कह रहा है बेसिकली कि अगर कोई एक मुल्क हो, वो सुपर पावर हो, वो इस तरह नहीं कि मिलिट्री की वजह से वो सुपर पावर है। उसके पास क्लाइमेट होती है, उसके पास माउंटेन सीरीज़ होती है, उसके पास अच्छी सॉइल होती है, एग्रीकल्चर होती है, इस तरह चीज़ों से एक मुल्क सुपर पावर बनेगा। ये मैंने आपको एक समरी बता दी है प्रोफ़ेसर वुडमैन जो कह रहा है। इसके बाद जो मैं आपको बताऊँगा, वो इम्पोर्टेंट है कि अर्ली अमेरिका अर्ली अमेरिकन्स ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे कैसे आए? जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अभी करंटली जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इससे पहले भी लोग मौजूद थे यहाँ पे। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है आइस एजेस वो एक टाइम था इस दुनिया में कि जो अर्थ थी, ज़मीन, ये आइस से भरी हुई थी। पूरे अर्थ पे आइस पड़ी हुई थी, जिसको आइस एजेस कहते हैं। ये आइस एजेस 2.4 मिलियन ईयर्स एगो पहले स्टार्ट हुई थी। उस टाइम जो आइस एजेस थी, लोग गारों में रहते थे। वहाँ पे ये डिपेंडेंट थे हंटिंग पे। अपने लिए ये हंटिंग करते थे, अपने लिए खुराक के सामान तैयार करते थे, क्योंकि उस टाइम जो पूरा अर्थ था वो कंप्लीटली आइस पे आइस ने कवर किया था उस टाइम। जब ये आइस एजेस स्टार्ट हुआ तो उस टाइम वहाँ से रशिया के साथ एक इलाका है जिसको साइबेरिया कहते हैं। उस टाइम साइबेरिया में कुछ लोग हंटिंग के लिए साइबेरिया से बाहर निकल गए। एक ये रीज़न भी है कि ये हंटिंग के लिए बाहर निकल गए और एक ये इसलिए निकल गए कि हम ऐसे जगह में जाएँगे जहाँ पे इस तरह सर्दी नहीं हो, क्योंकि उस टाइम पूरे अर्थ को आइस ने कवर किया था। लेकिन चूँकि ये लोग समझ रहे थे कि हम इस तरह इलाके में जाएँगे जहाँ पे आइस नहीं हो। ये 2 रीज़न थे, एक हंटिंग के लिए और एक हम ऐसे मुल्क जाएँगे जहाँ पे सर्दी ना हो। जब ये लोग अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की इन लोगों ने, तो ये साइबेरिया से जाके चले गए और एक स्ट्रेट है जिसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। जब इन्होंने ये ट्रैवलिंग स्टार्ट की, उन्होंने ये बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस किया। ये बेरिंग स्ट्रेट रशिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के दरमियान है। जब ये जाते-जाते इन्होंने ये बेरिंग स्ट्रेट को पास किया और ये लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुँच गए।
ये बेरिंग स्ट्रेट उस टाइम ये जो आइस एजेस था, आइस का टाइम था, आइस ने पूरे एरिया को कवर किया, तो वहां पे एक अच्छी पाथ बनी हुई थी ये आइस से। चूंकि ये आइस की इस पाथ से ये लोग गुजर गए, जब ये लोग गुजर गए वहां से, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहुंच गए। जब ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहुंचे तो हजारों साल बाद ये आइस का जो पाथ था, जो बेरिंग स्ट्रेट एक पाथ था पहले, ये अब समंदर है उधर, तो ये पाथ खत्म हो गई। उस टाइम के बाद ये एक लास्ट सीन हुआ था कि आइस एजिस का ये लास्ट दफा लोगों ने इसको देखा था, फिर आइस एजिस का टाइम नहीं है। ये बेरिंग स्ट्रेट है जो दो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, यूरोप को अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ ये कनेक्ट करता है। ये वही अमेरिकन हैं। आपको आजकल ये भी नजर आए होंगे मैक्सिको के एरिया में, ये सेंट्रल अमेरिकन के जो कंट्रीज है, इसमें आपको आजकल भी इसके जो लोग हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, ये मैक्सिको के साथ साथ। ये वही लोग हैं जिसको हम रेड इंडियंस कहते हैं। लेकिन हम इसको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा कि ये लोग जस्ट वहां से, यूरोप से वहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए। इससे हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेते, लेकिन हमारा जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आगे आएगा। ये वही लोग हैं जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे फर्स्ट सेटल्ड हो गए। चूंकि जब ये लोग वहां पे पहुंच गए अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, साइबेरिया से अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए, तो ये बेरिंग स्ट्रेट खत्म हुआ उस टाइम। तो ये राबता, जो कनेक्शन है इन दो कॉन्टिनेंट के दरमियान, अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोप के दरमियान, वो खत्म हो गई। अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जो अर्ली अमेरिकन मौजूद थे वो ये समझते थे कि उसके बाद हम ऐसे इलाके पर पहुंच गए जहां पे कोई लोग मौजूद नहीं है इसके बाद। जिस तरह आपको ये मैप नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके ऊपर आपको कनाडा मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नीचे आपको मैक्सिको मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन दोनों को अमेरिकास कहते हैं। आपको बुक में मिलेगा ये पॉइंट, अमेरिकास, आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ये नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन को कनेक्ट करता है, अमेरिकास, इन दोनों को अमेरिकास कहते हैं। ये जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मौजूद है, इसके लेफ्ट साइड पे, इसके साइड पे आपको एटलांटिक ओशन मिलेगा। ये मैं आपको ज्योग्राफी बता रहा हूं यूएसए की। और इसके लेफ्ट साइड पे आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। इसके राइट साइड पे अटलांटिक ओशन है, लेफ्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है। जब अर्ली अमेरिकन यहाँ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए थे, तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट थे मैंने आपको बताया, ये खत्म हुआ। तो ये जो कनेक्शन है इन दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के दरमियान, तो ये राबता कनेक्शन खत्म हुआ इनके दरमियान। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जो अर्ली अमेरिकन थे वो ये समझते थे कि उसके बाद कोई इलाका नहीं है, हम ऐसे इलाके पे पहुंच गए कि अब हमारा यहाँ पे सेटल होना लाजमी है, हम इससे आगे नहीं जा सकते।
ये मैंने आपको ज्योग्राफी बता दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नॉर्थ पे कनाडा है, साउथ पे मैक्सिको है, ईस्ट पे अटलांटिक ओशन है, वेस्ट पे पैसिफिक ओशन है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 माउंटेन सीरीज भी मौजूद है। एक को कहते हैं एपलाशियन माउंटेन और दूसरे को कहते हैं रॉकीज माउंटेन। एक और माउंटेन सीरीज है, वो बहुत से स्टूडेंट इसको कंफ्यूज करते हैं, एल्प्स। ये भी एक माउंटेन सीरीज है, ये यूरोप में ये माउंटेन सीरीज मौजूद है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे सिर्फ 2 माउंटेन सीरीज है। जिस तरह हमारे यहाँ हिमालयन माउंटेन है, वहां पे भी इस तरह के पहाड़ है, माउंटेन सीरीज है, एपलाशियन माउंटेन और रॉकीज माउंटेन। मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोफेसर वुडबन ने कहा था कि आपके पास अच्छी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, अच्छी क्लाइमेट होनी चाहिए, अच्छी माउंटेन सीरीज होनी चाहिए, अच्छी जियोग्राफी, जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी इन्वायरमेंट अच्छी होनी। तो ये वो चीजें है जो यूएसए को सुपर पावर बनाया है, इन चीजों ने बनाया है। जब अर्ली अमेरिकन इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए, तो कुछ लोग मिलके एक जगह पे सेटल्ड हो गए, कुछ लोग साथ मिलके दूसरे जगह पे सेटल्ड हो गए। इस तरह सारे इकट्ठे होते गए तो एक सिविलाइजेशन बनती गई उस टाइम। तो 3 टाइप्स के सिविलाइजेशन बन गए उस टाइम। अर्ली अमेरिकन जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आए, तो कुछ लोग साथ साथ इकट्ठे होते रहे। कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, कुछ लोग दूसरे जगह पे इकट्ठे हो गए, तो साथ साथ वो अपनी ट्राइब्स बनाते गए, सिविलाइजेशन बनाते गए। आपने जस्ट इसके 2-2 3-3 काम सीखने हैं। ये एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। माया सिविलाइजेशन, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे ये बनता गया। एस्टिक सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन, ये 3 सिविलाइजेशन या ट्राइब्स बन गए वहां पे, इस कॉन्टिनेंट पे। आपने जस्ट इसके काम सीखने हैं कि माया सिविलाइजेशन जो थे, वहां के जो लोग थे वो एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट थे और आर्किटेक्चर में वो एक्सपर्ट्स थे, स्कल्पचर बनाते थे, वुड कार्विंग करते थे। चूंकि इस पार्ट में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, आपने जस्ट इसके बेसिक्स पॉइंट सीखने हैं कि माया सिविलाइजेशन के जो लोग वहां पे सेटल हुए थे, अपनी ट्राइब्स बनाए, तो ये क्या करते थे? एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, वुड कार्विंग करते थे। ये सिविलाइजेशन मैक्सिको के साइड पे बनी थी। इसके बाद जो सिविलाइजेशन बनी है वो एस्टिक सिविलाइजेशन है। ये मैक्सिकन रीजन के दूसरे साइड पे बने हुए थे, कुछ लोग वहां पे इकट्ठे हो गए थे, अपनी ट्राइब्स बनाए, अपनी सिविलाइजेशन बनाई। ये सिविलाइज्ड थे। सिविलाइज्ड का ये मतलब बाकी जो सिविलाइजेशन थी वो आपस में लड़ते थे। इसके पास कल्टीवेशन की नॉलेज थी कि किसी चीज को कल्टीवेट कैसे हमने करनी है। इसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज थी, एस्टिक सिविलाइजेशन के लोगों को कॉमर्स के बारे में इन लोगों को पता था। ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल थे, ये किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। इसी तरह जो एक और सिविलाइजेशन है जिसको हम इनकास्ट सिविलाइजेशन कहते हैं।
ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे साउथ अमेरिकन के पार्ट में रहते थे और ये भी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज थे। ये पोइट्री करते थे, ये पत्रों पे लिखते थे। ये कुछ खासियात जो प्रॉपर्टीज हैं इन लोगों के वो मैंने आपको बता दिए कि ये रिलीजियस व्यू रखते थे और ये पोइट्री करते थे और ये पत्रों पे लिखते थे। ये 3 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे बन गए थे उस टाइम। इसके बाद जो है पॉइंट, ये एक पैराडाइम शिफ्ट आ गई। उस टाइम पे यूरोप का चाइना और जापान के साथ ट्रेड हो रहा था। जापान को आप जब मजुमदार की बुक में आप पढ़ेंगे आपको सिपांगो मिलेगा। उस टाइम जापान को सिपांगो लिखता था। यूरोप का काफी अच्छा खासा ट्रेड हो रही थी जापान, चाइना और बाकी कंट्रीज के साथ। यूरोप टोटली डिपेंडेंट था इन 2 कंट्रीज पे कि वहां पे गोल्ड मिलता था, बाकी सारे चीजें मिलते थे, तो खुराक की जो चीजें थे वो चाइना जापान से यूरोप जाते थे। लेकिन ये एक इंटरनेशनल शिफ्ट आ गया इसमें कि ये जो ट्रेड रूट है यूरोपियंस का चाइना और जापान और बाकी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड रूट है उसको उस टाइम के जो मुसलमान थे उन्होंने यहां इस रूट को कैप्चर किया। ओटोमन अंपायर के लोगों ने इस रूट को कैप्चर किया और ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। यूरोप का जो ट्रेड हो रहा था जापान और चाइना के साथ उसको ब्लॉक कर दिया। यहां पे एक शहर है जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। मुसलमानों ने इस शहर को एनेक्स किया, वहां के लोगों को डिफीट कर दिया और उसको अपने इस शहर को शामिल कर दिया अपने साथ, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। इसको आजकल इस्तांबुल भी कहते हैं, इस्तांबुल। जब 2 रास्ते हैं यहां पे, अगर यूरोप ने जापान और चाइना के साथ ट्रेड करनी हो तो 2 रास्ते हैं। एक मेडिटेरेनियन सी के जरिए पास करना होगा, ट्रेड हो सकती है। चूंकि ये जो मेडिटेरेनियन सी से गुजरेगा ये रास्ता, ये मुसलमानों ने इसको कैप्चर किया था। अलाउड नहीं कर रहा था कि यहां से ट्रेड हो, ये तो ऑलरेडी कैप्चर्ड हो गया था। लेकिन इसके साथ दूसरा रास्ता भी मौजूद था। अगर ये यूरोपियंस के लोग उस रास्ते को अपना लेते, आप कह सकते हो कि वहां पे ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसी ट्रेड रूट है जो काफी टाइम लग सकती है उसके लिए। वो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरता हुआ आप जाएंगे फिर, चूंकि एक लंबा रूट है उस पर टाइम लग सकता है, तो इसलिए लोगों ने ये सोचा कि ये तो एक लंबा रास्ता बनेगा, फिर हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे कि यहां से हम चाइना जापान के साथ अपनी ट्रेड कर लें। क्योंकि उस टाइम ये जो ट्रेड, जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल को अनेक्स किया था, इस इलाके को कब्जे में ले लिया था मुसलमानों ने, तो यूरोप में काफी लोग मर गए क्योंकि वहां पे कहत साली आ गई, तो ये लोग बहुत मजबूर हो गए। तो 3 कंट्रीज के लोग
यहां से अमेरिकन कॉन्टिनेंट चले गए। एक पोर्चुगल के लोग वहां चले गए, एक फ्रांस के लोग वहां चले गए, स्पेन के लोग वहां चले गए और इंग्लैंड के लोग वहां चले गए। हमारे जो कोर्स आउटलाइन में दिया है सिलेबस में, उसमें सिर्फ इंग्लैंड की कॉलोनाइजेशन के बारे में बताया गया है। न हमारा कंसर्न पोर्चुगल के साथ होगा, न फ्रांस के साथ होगा, न स्पेन के साथ होगा। हम सिर्फ पढ़ेंगे इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनाइजेशन वहां पे कैसे की, लेकिन आपको बेसिक्स आने चाहिए कि पोर्चुगल के लोग वहां गए थे, फ्रांस के लोग वहां गए थे, पोर्चुगल से कौन लोग गए थे, फ्रांस से कौन गए थे, स्पेन से कौन गए थे। पोर्चुगल के लोग वही फर्स्ट कंसिडर किया जाता है कि ये पहले लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए। सबसे पहले जिस तरह आप क्रिस्टोफर कोलंबस को ये क्रेडिट देते हैं कि उसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया, जिसका ताल्लुक इटली से है, जेनेवा इटली में वो पैदा हुआ था, इसी तरह पोर्चुगल का जो इंपॉर्टेंट पर्सन है हेनरी, ये एक नेविगेटर था, नेविगेशन में उसको एक्सपर्टीज थी। उसने पोर्चुगल के साइड से ये एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की। आपको अभी ये समझ आनी चाहिए कि जो ये ट्रेड रूट ब्लॉक्ड हुआ, तो जो लोग यहां से चले गए अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, जिन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मिसाल के तौर पर जो आप नाम सुनते क्रिस्टोफर कोलंबस का, उसने जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था, क्या वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने के लिए चला गया था वहां से? क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने नहीं चला गया था। वो किसके लिए चला गया? इटली के साइड से वो एक न्यू ट्रेड रूट को फाइंड करने के लिए गया था, चूंकि बाद में उसको अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पता चला। उसका जो मोटिव था वो ये था कि मैंने ट्रेड रूट को फाइंड करनी है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जो मोटिव था वो ये नहीं था कि मैंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करना है। वो इसलिए चला गया वहां से कि मैंने एक न्यू ट्रेड रूट देनी है दुनिया को, कि वो यूरोप जो ट्रेड रूट ब्लॉक्ड हुआ था, वो मैंने एक न्यू ट्रेड रूट देनी है जहां से यूरोप चाइना जापान के साथ ट्रेड कर ले। तो फ्रांस की जानिब से जैक्स कार्टर ने ये फ्रेंच कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की 1534 में। सब ने अपने अपने रोल प्ले किए। पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन सब ने किए हैं। सबसे पहले पोर्चुगल, फिर इस तरह फ्रांस, फिर स्पेन, सब ने की है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंग्लैंड की कॉलोनाइजेशन, उसने बहुत लेट कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे अपने लोगों को उधर भेजने के लिए। यह आपको आगे समझ आएगा कि इंग्लैंड अमेरिकन कॉलोनाइजेशन में इतना लेट क्यों था। मतलब यूरोप से अपने लोगों को उधर अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे क्यों लेट भेज दिया उधर। यहां से हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, ये स्टार्ट होगी। इससे पहले जो था उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हाँ, एमसीक्यू से आ सकती है, कोई भी एमसीक्यू उठा के दे सकती है, लेकिन
कॉलोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आ सकता है कि रीजंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन। जो अर्ली अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे मौजूद थे उसको नहीं पता था कि वहां पे एशिया यूरोप में भी लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पर वो मैज मकई वहां पे उगाते थे। अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे अर्ली अमेरिकन अपने लिए मैज उगाते थे। उस साइड के यूरोप वाले एशिया साइड में लोगों को नहीं पता था कि ये मैज या मकई क्या होती है, क्योंकि इसका जो मेजर आप कह सकते हैं कि वहां पे ग्रोथ हो रहा था इसका। मैज का मेजर चंक्स या परसेंटेज वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। आप इस तरह भी कह सकते हो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में उस टाइम जो हॉर्सेस थे, घोड़े, वो एशिया में सबसे ज्यादा मौजूद थे। वहां के अर्ली अमेरिकन थे, उनको ये नहीं पता था कि ये हॉर्सेस या घोड़े क्या होती है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया, स्पेशली एशिया में ये मौजूद थे ये हॉर्सेस। तो ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लोग वहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे चले गए। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो लोग भी गए वहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, उसके बहुत सारे रीजन हैं। आपसे कोई पूछे कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो यहां से उधर गया था, वो एक न्यू ट्रेड रूट देने के लिए वहां चला गया था। तो ये रीजंस ऑफ अमेरिकन कोलोनाइजेशन है कि ऐसा क्या कुछ हो गया यूरोप में कि ये लोग वहां से उठ के खड़े हुए और अमेरिकन लैंड पे सेटल्ड हो गए। तो इसके तीन एस्पेक्ट्स है: पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक रीजन। पॉलिटिकल रीजन, रिलीजियस रीजन, इकोनॉमिक रीजन। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि यूएस हिस्ट्री में तीन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं: व्हाई, हाउ एंड इम्पैक्ट्स। ये तीन टाइप्स के क्वेश्चन मोस्टली आपको यूएस हिस्ट्री में मिलेंगे। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये वाई का पार्ट पढ़ रहे हैं कि लोग यूरोप से वहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे क्यों चले गए। तो ये इसके रीजंस हैं: ट्रेड रूट ब्लॉक्ड, invention of printing machine, enlightenment in Europe, advancement of technology, civil war in England, political persecution, religious persecution, imperialism, population explosion in Europe। ये मेजर रीजन है, ये इंपॉर्टेंट रीजन है जो अमेरिकन लैंड को डिस्कवर करने की वजह से ये हो गया। सबसे पहला रीजन जो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेड रूट ब्लॉक्ड हुआ। जब ये ट्रेड रूट ब्लॉक्ड हुआ तो इसकी वजह से लोग यहां से चले गए एक न्यू ट्रेड रूट फाइंड करने के लिए। तो वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए, क्योंकि बाद में इसको पता चला कि एक न्यू लैंड पे हम पहुंच गए। जहां हमको जाना चाहिए था ये वो नहीं है, ये वो जगह नहीं है। इसके बाद जो है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन। 1453 में, 1453 में जॉन्स गुटरबर्ग ये एक शख्स था जर्मनी का। उसने ये मशीन, प्रिंटिंग प्रेस मशीन को इन्वेंट किया। उस टाइम पॉप और किंग के दरमियान एक नेक्सस था, गठजोड़ था। वहां उस टाइम पॉप लोगों को डराता था कि आपने किंग्स की बातों को माननी है। आप इस तरह कह सकते हो कि किंग एक खुदा है। अगर आप किंग की बातों को नहीं मानेंगे
आपको आपके साथ इस तरह किया जाएगा या आपके साथ इस तरह किया जाएगा, आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो ये एक शख्स था, जॉन गुटरबर्ग, ये जर्मन का रहने वाला था। इसने 1453 में एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन इजाद की। जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है, पाप उस टाइम उस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं करता था। जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है, वो इस तरह उसकी तशरीह नहीं करते थे। वो अपने लिए सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तशरीह करते थे। कि ये समझते हैं कि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो लोगों को नहीं बताते। वो इस तरह बताते थे कि ये बाइबल में ये लिखा हुआ है कि आपने किंग्स की बातों को मानी है। जब ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन इजाद हुआ तो वहां बुक पब्लिशिंग भी स्टार्ट हुई। साथ साथ लोगों के पास बुक्स आते गए, बाइबल्स की कॉपियां बनती गई। क्योंकि उस टाइम बाइबल सिर्फ किंग पढ़ता था या क्वीन पढ़ता था या पॉप के पास थी, चर्च के पास थी। आम कॉमन मैन के पास बुक्स नहीं आ रहे होते थे। तो जब ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन इजाद हुई तो ये जॉन गुटरबर्ग ने लोगों को बुक्स दिए, बाइबल्स की इंटरप्रिटेशन कर दी। लोगों को, सारे लोगों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब लोगों ने वो बुक्स पढ़े तो उनको समझ आ गई कि जो बाइबल में लिखा हुआ है उस टाइम, ये तो पॉप कुछ और इंटरप्रिटेशन कर रहा है इसके लिए। जिस तरह मिसाल मैं आपको एक दे दूं, उस टाइम जो पॉप था वो कुछ इस तरह इंटरप्रिटेशन करता था कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि आपने पॉप को पैसे देने हैं। जो भी आप अर्निंग करेंगे उसमें इतना आप परसेंटेज पॉप को देंगे। चूंकि इस तरह बाइबल में कुछ इस तरह नहीं लिखा हुआ है। ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये सब कुछ करते थे। जब ये बुक पब्लिशिंग स्टार्ट हुई तो लोगों को पता चला कि बाइबल तो ये नहीं कह रहा जो पॉप हमसे कह रहे हैं। तो जब ये बुक्स प्रिंटिंग सबको मिली, सबने ये बुक्स पढ़ लिए, तो कुछ और हो गया जिसको हम कहते हैं इनलाइटनमेंट इन यूरोप। लोगों के पास अवेयरनेस आ गई। 1453 में जब बुक्स प्रिंट हो गए तो लोगों के पास अवेयरनेस आ गई, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई। लोग रिलीजियसली उनके माइंडसेट चेंज हुए, पॉलिटिकली माइंडसेट चेंज हुए। क्योंकि उस टाइम सारा कंट्रोल किंग के पास था। लोग कुछ इस तरह हालात पे पहुंच गए थे कि उनके पास रहने को कुछ नहीं रह गया था। पॉप ये डराता था लोगों को कि आपने किंग की बातों को नहीं टुकराना है। किंग एक खुदा है, आपने इनके खिलाफ नहीं खड़ा होना है। तो ये एक कंसेप्ट बन गया था। जब बुक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई लोगों के पास अवेयरनेस आ गई। ये भी दुनिया में उस टाइम लोगों को पता था कि दुनिया गोल है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से लोग नहीं गए थे। जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुई तब लोगों को पता चला, शिप्स बनाए गए उस टाइम, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई, नेविगेशन के एक्सपर्ट्स आ गए, नेविगेशन के बुक्स लोगों ने पढ़ लिए, लिख लिए। इसके बाद फास्ट शिप्स बन गए, मैप मेकिंग इंप्रूव हो गई, ओशियनोग्राफी इंप्रूव हो गई, लोगों के पास मालूमात आ गई, शिप्स बनाए गए, जहाज बनाए गए, ये सब कुछ करता गया। 1517 में एक शख्स था जिसको मार्टिन लूथर कहते हैं। वो ये समझ रहा था, उसको ये पता चला कि बाइबल में जो लिखा हुआ है, चर्च कुछ और प्रैक्टिस कर रहा है।
जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है उस तरह हमें नहीं बताया जा रहा। लेकिन मार्टिन लूथर ने 1517 में एक काम किया, उसने 95 पॉइंट्स लिखे। वो 95 पॉइंट्स, उसको 95 थेसिस भी कहते हैं, 95 थेसिस। उसने जब बुक्स आ गए, उसने ये बाइबल पढ़ लिया था, तो वहां पे ये 95 थेसिस में उसने ये लिख लिया कि चर्च कुछ और कह रहा है लेकिन बाइबल में कुछ और है। तो उसने इसको ये लिख लिया और चर्च की गेट पे स्टिक या चिस्पा कर दिया, उधर वहां पे लगा दिया। तो जो लोग वहां जाते थे आते थे सब उसको पढ़ते रहे। तो सबको पता चला कि जो बाइबल में लिखा हुआ है चर्च उसके अगेंस्ट जा रहा है। तब से जो लोग उसको पढ़ते गए 95 थेसिस, मार्टिन लूथर के 95 थेसिस को पढ़ते गए, तो ये लोग कहते थे कि आज के बाद हमारा चर्च के साथ कोई वास्ता नहीं है। आज से हम क्या बनेंगे? आज से हम हैं प्रोटेस्टेंट्स। हमारा सेक्ट आपसे अलग है, हमारे साथ, हमारा आपके चर्च के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना आपके पोप के साथ ताल्लुक है, ना आपके किंग के साथ ताल्लुक है। आज से हम बन गए प्रोटेस्टेंट्स। इसके बाद जो है उस टाइम एक सिविल वॉर हो रही थी इंग्लैंड में। जो किंग की फैमिली थी वहां, वो लोग इंग्लैंड के लोगों को परसिक्यूट करता था। तब वहां से लोग इस चीज के अगेंस्ट हो गए कि यहाँ पे हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, सिविल वॉर हो रही है। तब यहाँ से ये लोग जाके वहां पे पहुंच गए अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। इसके बाद जो एक और रीजन है पॉलिटिकल परसिक्यूशन। पॉलिटिकल परसिक्यूशन का ये मतलब है कि चर्च, पॉप और किंग ये लोगों को कुछ नहीं देता था उस टाइम। सब कुछ इन लोगों के पास था, सारा कुछ ये कंट्रोल कर रहा था। उस टाइम यूरोप में पोर एग्रीकल्चर भी था। पोर एग्रीकल्चर का ये मतलब कि वहां पे बहुत गुर्बत आ गई, कैद साली आ गई, एग्रीकल्चर वहां पे मौजूद नहीं थी क्योंकि वहां पे ट्रेड स्टॉप हो गई थी। तब ये लोग यूरोप में तंग आ गए, वहां से जाके अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे सेटल्ड हो गए। इस तरह एक और रीजन जो लिखा हुआ है रिलीजियस परसिक्यूशन। इसका ये मतलब है जो भी उठ के खड़ा होता था चर्च के खिलाफ, चर्च उसको मार देते थे। जो भी चर्च पॉप या किंग के अगेंस्ट जाता था तो चर्च उनको, उनका सर कलम कर देते थे, परसिक्यूट करते थे, कत्ले आम करते थे, लोगों को डराते थे। क्योंकि उस टाइम लोगों के पास ये नॉलेज आ गई कि जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ तो ये तो आप वही हमें नहीं बता रहे हैं। तो रिलीजियस परसिक्यूशन का ये मतलब है कि लोग जब भी उठते थे चर्च के अगेंस्ट तो उनको मार देते थे। रिलीजियस परसिक्यूशन। एक और रीजन जो लिखा हुआ है इंपेरियलिज्म। वहां उस टाइम एम्पायर्स बनी हुई थी, स्पेन की एम्पायर्स, पोर्चुगल की एम्पायर्स, द नीदरलैंड की एम्पायर्स। उन्होंने ये बताया कि जब भी आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जाएंगे तो वहां पे हमने कब्जा करेंगे, वहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। वहां की जो रिसोर्सेज है, गोल्ड मिलेंगे आपको, सिल्वर मिलेंगे, ये फिर हमारे
ये एम्पायर्स के ज़रिए हमें एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको इम्पेरियलिज्म कहते हैं। एम्पायर्स बनाए, अपने स्पेन ने अपने एम्पायर्स को अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे भेज दे, वहाँ के आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, अपने लिए इस्तेमाल करें, गोल्ड, सिल्वर जो भी आपको मिल जाए। इसी तरह पोर्चुगल ने अपने एम्पायर्स वहाँ पे भेज दिए और इसी तरह द नीदरलैंड्स ने अपने एम्पायर्स भेज दिए। इसको इम्पेरियलिज्म कहते हैं। इसके बाद यूरोप में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उस टाइम 100 मिलियन का जो पॉपुलेशन था वो पहुंच गया था उधर यूरोप में। इतने लोग वहां पे आ गए थे। जब वहां पे आपका एक साइड पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा होगा और दूसरे साइड पे आपका ट्रेड नहीं हो रहा होगा, तो ये लोग तंग तो आते होंगे, क्योंकि जो आपके पास सोर्सेज है लेकिन एक साइड पे आपकी नेचुरल जो आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो जो प्रोडक्ट या जो खाने की चीजें होती है वो तो फिर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है यूरोप में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो एक ट्रेड स्टॉप हो गया था यूरोप का चाइना के साथ, उसी ने ये हालात पे इसको पहुंचा दिया कि वहां पे फूड नहीं मिल रहे थे, पॉपुलेशन और इंक्रीज हो रही थी, जो खाने का सामान था वो प्रॉपरली सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते थे। लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद थे, जितना आपका पॉपुलेशन है उतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। ये रीजंस है अमेरिकन कॉलोनाइजेशन की, कि ये जो लोग यहाँ से यूरोप से अमेरिका पे, ये रीजंस है। एक्सप्लोरर्स आप कह सकते हैं कि कुछ लोग, जब ये सब लोग वहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए तो कुछ लोग ये समझते थे कि हम घूमने फिरने के लिए भी जाएंगे। जब ये यूरोप से वहां एज एक्सप्लोरर्स वहां पे पहुंच गए तो वहां पे सेटल्ड हो गए। ये मैंने आपको, और भी रीजंस हैं, ये इंपॉर्टेंट रीजन मैंने आपको बता दिए। यूरोप में लोगों को बीमारी लग गई थी, तो बीमारी अच्छे इलाज के लिए तो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए, फिर वहां पे ये लोग सेटल्ड हो गए। यूरोप से लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे क्यों पहुंच गए? इससे क्या कुछ हुआ कि यूरोप से लोग वहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे सेटल्ड हो गए? ये वाई पार्ट है। मैंने आपको बताया कि यूएस हिस्ट्री में 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, वाई, हाउ, इम्पैक्ट्स। ये मैंने आपको वाई पार्ट बता दिया कि ये क्यों हुआ ये सब कुछ। आगे जो आएगा वो हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफ कोलंबस कैसे वह अमेरिका पे पहुंच गया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट नाम क्यों पड़ा इसका, वो दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जिसको हाउ कहते हैं, हाउ पार्ट। ये अभी हमने जो पढ़ा ये वो पार्ट है, फिर उसके इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे। तो मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि 1401 को ये पैदा हुआ इटली में, जेनेवा में।
मर गया, इसने 3 अटेम्प्ट किए हैं एक रूट को पाने के लिए। आपने इस तरह नहीं लिखना है कि अमेरिकन को डिस्कवर करने के लिए, आपने इस तरह लिखना है कि ये एक न्यू ट्रेड रूट के लिए कोलंबस घर से बाहर निकल गया था। क्लियर हो गया यहाँ तक आप सबको? किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। क्लियर है सबको? कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो पूछिए। ये जस्ट हमने ये पढ़ा है कि क्यों ये लोग वहां से गए, क्रिस्टोफर कोलंबस कैसे वहां पहुंच गया, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। 3 दफा उसने कोशिश की है क्रिस्टोफर कोलंबस को, जो हम कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूएसए को डिस्कवर किया है। पूरे जिंदगी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे कदम ही नहीं रखा है, वो उसके आसपास घूमता रहा। फिर बाद में एक और शख्स था जो क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ साथ सफर पे था, जिसको अमेरिगो वेस्ट पुशी कहते हैं। अमेरिगो वेस्ट पुशी, वो सफर में साथ शरीक था क्रिस्टोफर कोलंबस के। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जब मर गया तो अमेरिगो वेस्ट पुशी ने इसको अमेरिकन कॉन्टिनेंट को अमेरिका का नाम दिया, अपने नाम से इसको डिस्कवर किया, अमेरिगो वेस्ट पुशी। इस बंदे के नाम से पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट नाम रखा हुआ है। 3 वॉयजेस का ये मतलब है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 3 दफा सफर की है। पहले एक दफा क्रिस्टोफर कोलंबस चला गया यूरोप से वहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, फिर नाकाम हो के आ गया वापस। दोबारा चला गया यूरोप से वहां पे, दूसरी दफा ये नाकाम हो गया, ट्रेड रूट को नहीं तलाश कर सका, फिर वापस आ गया। थर्ड टाइम ये दोबारा तीसरी दफा चला गया। तीसरी दफा जब ये चला गया तो 1503 में उसका इंतकाल हुआ। आखिर तक उसको ये नहीं पता चला कि मैंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया है। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट अमेरिगो वेस्ट पुशी के नाम से रखा हुआ है, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ शरीक के सफर था। उसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये तो एक न्यू ट्रेड रूट, ये कोई और एरिया है जहां पे हम पहुंच गए हैं। फिर उसने उसका ये अमेरिका नाम रख दिया। पूरे 3 वॉयजेस में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकन मेन लैंड पे कदम ही नहीं रखा है, वो उसके आसपास घूमता रहा। जिस तरह बाबस आइलैंड है, इसके आसपास घूमता रहा। उसको पता नहीं था कि मैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे मैं हूं, लेकिन उसने कदम ही नहीं रखा था वहां पे। इसको पता ही नहीं था कि मैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गया, और लास्टली वो मर गया। फिर क्लियर हो गया यहाँ तक आप सबको? जिसका भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज पूछिए। क्लियर हो गया सबको? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कॉलोनाइजेशन क्यों स्टार्ट हुई, कैसे हुई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो ये पार्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनाइजेशन है। सबको क्लियर हो गया?
नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस वहां से यूरोप से कैसे वहां चला गया, हाउ, फिर हम इसका ये पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस वहां से कैसे पहुंच गया न्यू लैंड पे, ठीक है।